जैसे आप हिंदी भाषा पढ़ाते हैं और उसमें बहुत लोगों के बहुत मत है लैंग्वेज को लेकर, साउथ में क्या होना चाहिए। आप थोड़ा हमें हिंदी भाषा की हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? जिस हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, कुणाल कामरा जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी मैं नहीं बोलता। हाँ। आपकी परवरिश मुंबई की। हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया था, जिस सर्वेक्षण में हमने कहा कि 53 तरह की हिंदी होती है और वो सब वैलिड हैं, जायज़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ वो कुणाल कामरा की हिंदी से बेहतर है या ऊपर की हिंदी है, और कुणाल कामरा को मेरी तरह की हिंदी बोलना चाहिए। हाँ। तो ये जो बम्बईया हिंदी है, हाँ, या दूसरी तरह की हिंदी है, वो सब वैलिड हैं। हिंदी की वेराइटीज़ हैं और अलग अलग तरह की हैं। लेकिन आमतौर पर जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों से निकली, जिसको खड़ी बोली हिंदी आप कहते हैं। और धीरे धीरे उसको उन इलाकों ने अपनाया जहाँ और जुबानें बोली जाती थी, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो इन्होंने उसको अपनाया, लेकिन उन जगहों की जुबानें तो अलग पहले से थी, मैथिली, मगही, है ना। इतिहास जिस तरह से चला, अब यह हिंदी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, यह साहित्य की जुबान बनती है कोई 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में, डिकेड्स में। हमारे जो पहले खड़ी बोली हिंदी के लेखक जिनको कहा जाता है उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और दूसरे लोग हैं, और उन्होंने ऐलानिया लिखा कि 1873 हिंदी नए चाल में ढली। यानी यह इसको हमने लिखने, पढ़ने, स्कूल की शिक्षा की भाषा बनाया। तो एक तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक बहुत लंबा इतिहास है जिसमें इस हिंदी का एक बहुत संघर्ष रहा उर्दू के साथ, अरबो पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली उर्दू के साथ, और इस हिंदी का बहुत सारा वक्त इसमें चला गया कि अपने आप को उर्दू से अलग दिखलाए। तो उर्दू से अलग दिखलाने के चक्कर में और ख़ुद को एक अलग शक्ल में ढालने में इससे बहुत गलतियां हुई जो अभी भी हो रही हैं, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं, हमारे और उर्दू के बीच कुछ भी नहीं है और हमें वैसे सारे शब्द निकाल देने चाहिए जो शब्द उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी उसके बिना फिर जिंदा ही नहीं रह सकती। तो एक चीज़ हम ध्यान में रखें कि हिंदी उन इलाकों में हिंदी बड़ी हुई या फली फूली जिन इलाकों की भाषाएं दूसरी थीं। तो जो कहते हैं कि जो सेंसस में लिखवाते हैं, है ना, आपकी मातृभाषा आपसे कहा जाता है, मातृभाषा लिखी। तो मुझे पता नहीं आप क्या मातृभाषा लिखते हैं, सेंसस में आप क्या लिखेंगे। तो हम सारे लोग लिखते हैं हिंदी, जो गलत है, क्योंकि हम घर में ये नहीं बोलते जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप से जहाँ हम पले बड़े हैं वहाँ हम अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। तो हमारी भाषा तो वह है। यह जो भाषा है ये स्कूल की भाषा है, ये कामकाज की भाषा है, दफ्तर में जब लोगों से मिलते हैं, यहाँ हम आए, यहाँ लोगों से बात की, उसकी भाषा है। लेकिन जैसे ही मैं घर में जाऊँगा मैं किसी और भाषा में बात करने लगूंगा। लेकिन इस बात से लोगों ने इनकार किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो हमारी भाषा थी जिसको हम घर में बोलते हैं, जिसको आप माँ की बोली कहते हैं, माँ बोली कहते हैं, उस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, है ना, और वो छीजने लगी, ऐसे कुड़ने लगी। तो अब फिर जिसको आप हिंदी कह रहे हैं, आप बम्बई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो वह हिंदी फिल्मों की भाषा है, या आप अगर पहले की फिल्में देखेंगे 40-50 साल के पहले की फिल्में, तो उस वक्त तक उसको हिंदी कहा जाए या हिंदुस्तानी कहा जाए या उर्दू कहा जाए, है ना, क्योंकि उस वक्त के ज़्यादातर जो लिखने वाले थे वे उर्दू में लिखते थे, गाने भी, बाकी तमाम चीज़ें भी। धीरे 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 वह चीज़ ख़त्म होने लगी। तो अब मैं जैसे संवादों में भी देखता हूँ, डायलॉग्स में भी देखता हूँ कि वो हिंदी बदलने लगी है।
अलग तरह की आने लगी। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने लगे हैं जो बहुत सहज नहीं है, या उसको ज़बरदस्ती उसका हिंदीकरण करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये हिंदी है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात क्या हुई कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा की समझ और उसकी बहस अलग थी, तो लोगों ने समझा कि हिंदी लोगों को जोड़ सकती है। तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी विचारणी सभा, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बाकी जगहों पर बनी और वहाँ के लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया। राजगोपालाचारी स्वयं एक हिंदी प्रचारक थे। मैंने 1985-86 में एक लंबा इंटरव्यू लिया था। हिंदी थिएटर के एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा, बीवी कारंत। वो कर्नाटका के थे, कर्नाटका थे, लेकिन वो हिंदी थिएटर की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो कारंत ने मुझे एक बहुत दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वे किशोर थे, टीनेजर, तो उस वक्त हिंदी प्रचारकों का ग्लैमर इतना ज़्यादा था कि लड़कियां उनके साथ भाग जाती थी। तो उस ग्लैमर के चलते कारंत अपनी थिएटर कंपनी छोड़कर, जिस गुब्बी थिएटर कंपनी में काम करते थे, वे बनारस आए हिंदी सीखने, पढ़ने के लिए। वह एक दौर था, लेकिन 1947 के बाद हालात बदल गए और यह दावा किया जाने लगा कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा है या सबसे ऊपर है। तो जब आपने यह कहना शुरू किया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा है, तो फिर तमिल बोलने वालों को, बाकी भाषा भाषियों को लगा कि आप हमारे वजूद से इनकार कर रहे हैं या भारत पर आप अपना पहला दावा पेश कर रहे हैं। तो हिंदी को लेकर एक विरोध भाव शुरू हुआ और वो फिर इधर तेज हो गया है, क्योंकि ये जो सरकार है जो पिछले 10 साल से चल रही है, यह दरअसल इसके दिल में वो नारा बसा हुआ है जो 19वीं शताब्दी का नारा है। वो नारा क्या है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो जब भी ये हिंदी बोलती है, लोगों को वो नारा याद आ जाता है। तमिलनाडु के लोगों को वो नारा याद आता है और वो देखते हैं कि सरकार की करनी क्या रही है। तो आप हिंदी को हिंदी दिवस मनाते हैं सरकारी खर्चे पर, राजभाषा समिति है सरकारी खर्चे पर, और सरकारी खर्चा क्या है? मेरा आपका पैसा है, मराठी बोलने वाले के टैक्स का पैसा, तमिल बोलने वाले के टैक्स का पैसा, मलयालम बोलने वाले के टैक्स का पैसा। वो पैसा किस भाषा पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है? हिंदी पर हो रहा है, तमिल पर नहीं, मराठी पर नहीं, बाकी चीजों पर नहीं। तो हिंदी को लेकर एक शक पैदा हो जाता है कि आप हिंदी के बहाने उत्तर भारत को लादने की कोशिश कर रहे हैं सारी संस्कृतियों पर। और अभी आपने एक और नारा सुना होगा, वह है एक राष्ट्र एक संस्कृति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि भारत में दरअसल वन नेशन वन कल्चर होना चाहिए। फिर इस सरकार के मंत्रियों ने भी कहा कि वन नेशन वन कल्चर होना चाहिए। तो फिर वन नेशन वन कल्चर की भाषा क्या है? क्या वो हिंदी है? अगर वो होगी तो एक मणिपुरी, एक नागा, एक खासी, एक संथाली, एक मुंडारी, एक तमिल, वो इसको नहीं मानेगा। तो इसलिए हिंदी के लिए मुश्किल वे लोग पैदा कर रहे हैं जो ये नारा दिल में लेकर चलते हैं, जो हिंदी थोपना चाहते हैं, जो हिंदी थोपना चाहते हैं। मतलब हमारी फैमिली की मदर टंग कुछ और ही है, जो हमने मतलब बोली नहीं, बच्चों ने पिकअप नहीं की, बोलते रहे, हिंदी बोली, सीखी इंग्लिश, महाराष्ट्र से हो तो मराठी सीखी, तो मराठी हिंदी थोड़ा सिमिलैरिटी है उनमें, तो मार्क्स आ जाते, सिमिलर ही आते थे दोनों में। पर मैं हमेशा सोचता था कि मैं क्यों सीख रहा हूँ ये। तो उसके बाद मुझे किसी ने बिठा के समझाया कि तू बता, ये महाराष्ट्र का जो स्टेट है, अगर यहाँ पे हम सिर्फ हिंदी बोलेंगे तो जो बंदा घर में सिर्फ मराठी बोलता है वो बोर्ड पे पेंट कैसे करेगा मराठी? उसको कोई बुलाएगा क्या? कॉल सेंटर में उसको रखेगा क्या कोई जॉब पे दूसरा मराठी बोलने वाले? तो ये भाषा से जो एक है, ये तो है ही है, लगाव तो है ही है, पर उसका एक ये वाला भी है कि वो आपको ले जा सकती है कहाँ। बिल्कुल। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भाषा में इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं और उस भाषा से मुझे मिल क्या रहा है। अब अगर आप, जैसे भारत के गृह मंत्री गए उत्तर पूर्व के दौरे पर और वहाँ जाके उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर पूर्व की संपर्क भाषा हिंदी होगी। अब उत्तर पूर्व सबसे ज़्यादा भाषाओं की विविधता वाली जगह है।
सबसे ज्यादा भारत में। आप वहां जाके कह रहे हैं कि हिंदी इसकी संपर्क भाषा होगी, ना असमी होगी, ना मणिपुरी होगी, ना नागा होगी, हिंदी होगी। और वहां जाके आप क्या ऐलान कर रहे हैं कि हम इतने हजार हिंदी अध्यापक बहाल करेंगे। तो फिर हो क्या गया, जो सवाल आपने किया कि मैं मणिपुरी सीखूंगा तो मुझे उससे क्या मिलेगा, हिंदी सीख लूंगा तो मुझे एक अध्यापक की नौकरी मिलेगी। तो अगर ये सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें लगा रही है, ज्यादा से ज्यादा अवसर उसी में पैदा कर रही है, तो वो एक तरह से लोगों को मजबूर कर रही है, हालांकि वो कह नहीं रही है, वो मजबूर कर रही है कि वो उसकी तरफ जाएं, और फिर वो मजबूर करना है। लेकिन भाषा सीखने के साथ मैं परसों जिस ड्राइवर के साथ था वो तमिल भाषी हैं, तो मैंने कहा कि आप हिंदी समझते हैं, क्योंकि मैं तमिलनाडु में था। तो उसने कहा हाँ समझता हूँ। मैंने कहा कैसे? तो कहा कि 10 साल में मुंबई में था तो मैंने हिंदी सीखी और मैंने मराठी सीखी। फिर उसने कहा मैंने मलयालम भी सीखी, लेकिन अब मराठी गायब हो रहा है क्योंकि कोई है नहीं जिससे मैं बात करूं मराठी में, और हिंदी भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो हिंदी अभी भी है, और मलयालम तो है। तो वो ड्राइवर कैसे सीख गया? तो हम सब में ये क्षमता है कि हम 4 भाषाएं 5 भाषाएं, आप खासकर दक्षिण भारत में देखेंगे कि मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था तो मैंने देखा कि एक औसत आदमी यहाँ 2 से 3 भाषाएं आराम से जानता है। मलयालम, तमिल, ऑस्ट्रेलियम है, कन्नड़, ये 3-4 भाषाएं वो जानता है। लेकिन जो हिंदी इलाकों के लोग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने समझ रखा है पूरी दुनिया हिंदी में है और पूरी दुनिया को हिंदी सीखनी चाहिए, उनको कुछ नहीं सीखना चाहिए। तो वो बैंगलोर में रह लेंगे पूरी जिंदगी, वो टूटी फूटी अंग्रेजी में लोगों से बात करते रहेंगे। आपने पिछले दिनों ऐसी घटनाएं देखी होंगी जब ऑटो वालों से झगड़ा हुआ, बाकी से झगड़ा हुआ कि तुम हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो कन्नड़ा सीखने में मेहनत नहीं करना चाहेंगे। वो कहेंगे कि वो जो फल बेचने वाला है वो हिंदी सीख के उनसे बात करे।